हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसकी कंप्लीट वीडियोस आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर कोई बच्चा चैनल से नया जुड़ा है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। बाद में ये मत कहना कि मुझे जो है नोटिफिकेशन नहीं मिली, मुझे पता ही नहीं लगा कि चैनल पे चल क्या रहा है। ठीक है, तो अभी हम जो जिला पढ़ने वाले हैं आज वो है रोहतक। तो इससे पहले हम 10 जिले पढ़ चुके हैं। आप मेरे हिसाब से आपको वो बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करने चाहिए। खाली वीडियो देखने से ही आपका काफ़ी काम हो सकता है, तो आप उसके अपने नोट्स क्रिएट करिए। अपना 1 से 2 बार वीडियोस को प्ले करिए। आप जैसे अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बनाइए। मैंने अपनी तरफ से हर चीज़ इसमें कवर की है। यहीं से आपका मतलब अगर आप ये कंप्लीट सीरीज देख लेते हैं तो यहीं से आपका 20 से 22-25 नंबर तक आपका कवर हो जाएगा इसमें। और कुछ जो चीज़ें बचेंगी वो हम एक वीडियो लेके उसमें सारा कवर करवा देंगे। तो अभी हम बात करते हैं रोहतक की। जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तब उस टाइम पे हमारे 7 जिले थे। ठीक है, उन्हीं में से एक रोहतक था। तो यानी रोहतक का भी गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। बात करते हैं, जब इसकी बात आती है तो रोहतक कहाँ पर है? हरियाणा के मध्य भाग में, मतलब कि रोहतक पड़ता है। यहाँ पे जो साक्षरता दर है 80.22% जो है 2% यहाँ पे साक्षरता दर है, मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि रोहतक और दादरी एक ऐसे दोनों जिले हैं, मतलब जिनकी जो है केंद्र शासित प्रदेश के साथ या राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम नामकरण की। नामकरण क्या है? राजा रोहताश के नाम पर माना जाता है कि जो तारावती एक रानी थी, उनके पुत्र थे राजा रोहताश, उनके नाम पे इसका नाम रोहताश नगर पड़ा था। ठीक है, बाद में बेशक इसका नाम रोहतक हो गया। फिर या फिर रोहरा वृक्ष भी कई जगह माना जाता है। इसका जो जिक्र है वो नकुल दिग्विजय ग्रंथ में इसकी चर्चा मिलती है। उसमें क्या और चीजें भी उसमें पता चलती है कि जो रोहतक के लोग थे वो गायें ज्यादा मतलब पालन करते थे और संगीत प्रेमी थे काफी। और जो रोहतक के लोगों का युद्ध नकुल के साथ हुआ था, जो पांडव थे, नकुल पांडव, तो जब वो सिरसा मतलब यहाँ से वो इनको जीत के फिर वो सिरसा की तरफ निकल गए थे। तो वही चीज है कि जो रोहतक, इसका जिक्र किसमें मिलता है? नकुल दिग्विजय में। तो आपसे पूछा जाए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था एक बार कि रोहतक जिले का जिक्र कौन सी ग्रंथ में मिलता है? तो आप क्या कहेंगे? नकुल दिग्विजय में। तो उसके बाद क्षेत्रफल की बात करते हैं। 1745 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और विधानसभा क्षेत्र इसके 4 हैं। रोहतक खुद देखिए 10 लाख से अधिक है 2011 की गणना के अनुसार, 15 लाख से कम, 10 लाख से अधिक। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र 4 है। रोहतक, कलानौर इसकी आरक्षित सीट रहेगी। महम, गढ़ी सांपला, किलोई। इसका वैसे तो देखो कई जगह ये लिखा हुआ है कि नाम बदलकर, न्यूज़पेपर में भी आई थी न्यूज़ कि इसका नाम बदलकर सर छोटू राम नगर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ से सर छोटू राम जब व्यक्तित्व में पढ़ेंगे, इनके बारे में बहुत कुछ आपको बताने वाली हूँ कि गढ़ी सांपला का नाम लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कि अभी पूरी कंप्लीटली चेंज हुआ नहीं है। अभी भी मैंने रिसेंटली विजिट मतलब देखा वहां पे कि गढ़ी सांपला ही लिखा हुआ था। ठीक है, तो तहसील की बात करूं, तहसील इसमें 4 हैं। रोहतक, सांपला, महम और कलानौर, ये 4 तहसील हैं। उप तहसील सिर्फ एक है, लाखन माजरा। अगर उपनाम की बात करें, शुगर सिटी इसको बोला जाता है। पलवल भी शुगर सिटी के नाम से फेमस है और ये रोहतक भी। एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे काफी मतलब एजुकेशन का काफी अच्छा सिस्टम है, तो इसलिए एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? रोहतक को। फिल्म सिटी भी इसे बोला जाता है। राजनीतिक राजधानी, देखिए अगर बात आए हार्ट ऑफ हरियाणा, वैसे तो जींद है, लेकिन अगर राजनीतिक राजधानी के नाम से आ जाए तो आपका हार्ट ऑफ हरियाणा हम रोहतक को मानेंगे। मंडल की बात करें, ये खुद एक मंडल है। रोहतक मंडल में और भी जिले आते हैं, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर, और सर्वाधिक जिलों वाला ये मंडल माना जाता है। अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति या सीमा। इसकी जो सीमा है वो 6 से लगती है। मैंने बताया था किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के साथ रोहतक की सीमा नहीं लगती है। ये मध्यवर्ती भाग में, मतलब मैदानी भाग है इसका। और इसकी सीमा जो है झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार, भिवानी, दादरी। देखिए ये चीजें आपको फैक्ट्स हैं, ये रहेंगी और ये आपको याद करनी पड़ेंगी। इसको जब आप 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे कि इसके उपनाम क्या है, कनेक्ट कर करके चीजों को पढ़ेंगे तो आपको इजिली लर्न हो जाएगी। उसके बाद मिट्टी की बात करते हैं।
देखिए बालू दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो कुछ मैंने ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए हैं, जैसे ऊपर लिख दिया है इंपॉर्टेंट, इसके आगे लिखा है, इनमें यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, तो मैंने वो चीजें इसमें कवर कर ली हैं। जैसे पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। रेवाड़ी से रोहतक के मध्य चली थी, और उस समय पे रेल मंत्री कौन थे, सुरेश प्रभु थे। और 13 जनवरी 2015 के टाइम की बात है, रेवाड़ी से रोहतक के मध्य एक सीएनजी ट्रेन चली थी। और यहाँ पे कोई भी नदी नहीं बहती। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रोहतक में कौन सी नदी बहती है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती। और यहाँ पे सिंचाई फिर कौन सी नहर से होती है, पश्चिमी यमुना नहर से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रोहतक में सिंचाई कौन सी नहर द्वारा होती है, तो पश्चिमी यमुना नहर से यहाँ पे सिंचाई होती है। खनिज की बात करें तो यहाँ पे शोरा, रोहतक और हिसार दोनों में शोरा पाया जाता है। चूना रोहतक में, अगर बात करें रवेदार चूना की, तो वो अंबाला में मिलेगा। ये आपने नोट करना है कि रवेदार तो अंबाला में, और चूना अगर खाली लिखा आएगा तो रोहतक में। उसके बाद आर्मी की जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उनको यहाँ पर रिसाइकिल किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे 9 NH9 352 और 709 तीनों यहाँ से होकर गुजरते हैं। और भारत का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक भी रोहतक में है। तो आपने इन चीज़ों को तो डायरेक्ट लर्न करना है। उसके बाद हम हर जगह ना, हम जब तक पूरी सीरीज पढ़ रहे हैं तो हम ये चीज़ें वहाँ पे मतलब बात करते हैं। हर एक मतलब जिले में मैंने बात की है कि 1857 की क्रांति में यहाँ से जो नेतृत्व था किसने किया, रोहतक का नेतृत्व किसने किया, तो मुसलमान रागड़ों ने यहाँ से रोहतक का नेतृत्व किया था। खरखोंदा रोहतक से बिसारत अली ने नेतृत्व किया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 1857 की क्रांति तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए 22 के 22 जिलों में से कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया। उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो आपको शेयर कर दूंगी। उसके बाद हम बात करते हैं उद्योग की। यहाँ का जो सबसे फेमस उद्योग है ना, वो है हमारा नट बोल्ट उद्योग। नट बोल्ट उद्योग क्या है कि यहाँ पे चंद्रयान, अभी अभी रिसेंटली जो इसरो ने भेजा था चंद्रयान में, यहाँ पे बने नट बोल्ट का प्रयोग किया गया था। उसके बाद यहाँ पे एशियन पेंट उद्योग, इजराइल, और हाँ ये जो नट बोल्ट उद्योग है ना, ये अपना का तो आपको पता ही है, इजराइल देश का कितने लड़ाकू विमान है उनके पास, उनमें भी रोहतक के बने नट बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एशियन पेंट उद्योग, जिसको अब आप टीवी पे हेडलाइन देखते रहते हो एशियन पेंट उद्योग की। रेवड़ी और गच्चक का उद्योग भी यहाँ पर है, काफी फेमस है यहाँ पे रेवड़ी और गच्चक। और वीटा मिल्क प्लांट, मिल्क मतलब दूध, वीटा का प्लांट भी यहाँ पर है। अमूल डायरी उत्पाद प्लांट, यहाँ पे अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल का मतलब है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये भी प्लांट यहाँ पर है। चीनी उद्योग, इसलिए इसको शुगर सिटी बोला जाता है। एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की होलसेल मार्केट भी कहाँ पर है, रोहतक की शोरी मार्केट जो इसे बोला जाता है। ये आपको बिल्कुल टिप्स में होने चाहिए। सबसे फेमस यहाँ से पूछा जाता है नट बोल्ट उद्योग। अगर मैं हाईवे की बात करूँ, ये 3 फेमस है। उसके बाद मैंने बताया आर्मी बुलेट जैकेट, प्रूफ जैकेट को रिसाइकिल किया जाता है। खनिज की बात करी, शोरा होता है रोहतक और हिसार में, चूना होता है रोहतक में, रवेदार चूना आ जाए तो अंबाला में। आपको ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। और यहाँ से एक ये पूछा जाता है कि कौन सी नहर सिंचाई करती है, तो पश्चिमी यमुना नहर। और सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, रेवाड़ी से रोहतक तक। तो ये हमने साथ साथ रिवाइज भी कर लिया। उसके बाद बात करते हैं मंदिर की। दुर्गा मंदिर रोहतक में है। लाल बहादुर शास्त्री और उनकी पत्नी ने जो है मंदिर का उद्घाटन किया था। मतलब अगर देखो कितना बड़ा मंत्री, मतलब अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहा है तो इसका मतलब फेमस होगा, तो इसलिए उद्घाटन किया जाता है। अच्छा, मैंने कुछ चीजें देखो, जैसे जो इंपॉर्टेंट है मैंने अभी बताया आपको, ऊपर लिखी है। रोहतक में चिड़ियाघर है जो 1980 में बना था, ये काफी फेमस है। 24 को चबूतरा महम महेस्त में है, महम रोहतक का ही है, रोहतक में ही गाँव है, उसमें है। यहाँ पे 24 अगर कुछ लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो 24 गांव की पंचायत बैठ के मतलब एक इस पे और चर्चा करते हैं। उसके बाद प्राचीन शिव मंदिर। ऐसे तो शिव मंदिर आपको हरियाणा के सभी जिलों में मिलेगा, लेकिन अगर बात करें किलोई गांव में, तो यहाँ पे शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। और आप ये भी बोलेंगे कि मैम शिवरात्रि के दिन तो और जगह भी मेला लगता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किलोई गांव में प्राचीन शिव मंदिर है वो कहाँ पड़ता है, तो रोहतक आप इसका आंसर लिखेंगे। बाबा मस्तनाथ मठ, ये भी काफी फेमस है, अस्थल बोहर रोहतक में है। ये जो है इसके मठ के लोग ना मतलब कान उनके छिदे रहते थे, तो कानफड़ा संप्रदाय से संबंधित है। ये अस्थल बोहर इनका मठ है, और पेहवा में है इनके मठ। इनके संस्थापक कौन, बाबा गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा ये संस्थापक बने थे, मतलब उस टाइम पे। वास्तविक मतलब अभी कौन है, चौरंगीनाथ कृष्ण राज सागर जिनका पुराना नाम था। ये जो है ना चौरंगीनाथ, ये एक बार
ये इनके ना खुद के पिताजी ने ना इनके टुकड़े टुकड़े मतलब 4 टुकड़े से करके और इनको मतलब जंगल में फेंकाए थे। तो वहां से गुरु गोरखनाथ जी जा रहे थे, तो उन्होंने वो 4 टुकड़े लेके इनको जोड़ दिया था, तो इसलिए इनका नाम चुरंगीनाथ पड़ा था। और इनको हिंदी भाषा के पहले साहित्यकार भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है प्राण सांकली। प्राणा सांकली ना ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो बिल्कुल टिक मार्क कर लेना कि इंपॉर्टेंट रचना है किसकी, चुरंगीनाथ की। प्राणा सांकली के रचयिता इनकी ना बड़ी इंपॉर्टेंट रचना जो मैंने बताई है प्राणा सांकली, ये पेपर में पूछ ली जाती है। बाबा मस्तनाथ के बारे में ना काफी बार पूछा गया है। जीर्णोद्वार जो मतलब अभी के बाबा मस्तनाथ द्वारा इनका दोबारा से उद्धार किया गया, और वर्तमान में अगर संरक्षण की बात करें तो बालकनाथ है। तो ये आपको बाबा मस्तनाथ मठ के बारे में पता होना चाहिए। ये 4 बातें तो मस्त अस्थल भोर रोहतक में कानफड़ा संप्रदाय से संबंधित है। गुरु गोरखनाथ जी शुरू में संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक चुरंगीनाथ ने इनको मतलब कौन थे, कृष्ण राज सागर जिनका पुराना नाम था। इनकी चुरंगीनाथ की रचना प्राणा सांकली जो मैंने बताया, हिंदी भाषा के पहले साहित्यकार के रूप में नाम आता है चुरंगीनाथ का, और वर्तमान में इसके संरक्षण कौन है, बालकनाथ। उसके बाद बात करते हैं गुरुद्वारे की। अगर आपसे पूछ लिया जाए मंजी साहिब गुरुद्वारा मंजी साहिब, मैंने गुरुद्वारा यहाँ शिफ्ट किया, गुरुद्वारा मंजी साहिब पूछ लिया जाए लाखन माजरा रोहतक। अगर श्री मंजी साहिब पूछ लिया जाए वो कैथल, और मंजी साहिब अंबाला। ये जहां पे भी हम ये कैथल का पढ़ेंगे, अंबाला का पढ़ लिया, कैथल का पढ़ लिया, और अब रोहतक का, तो हम तीनों में मैंने ये पॉइंट जरूर लिखवाया है ताकि आप ये मंजी साहिब को लेकर के कंफ्यूज ना हो। अच्छा, यहाँ से 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है ये, क्योंकि यहाँ से जब ये जा रहे थे ना, मतलब कि दिल्ली शहादत के लिए जा रहे थे, क्योंकि औरंगजेब ने इनको मतलब वही पीछे पड़ गए थे इनके औरंगजेब, तो उन्होंने दिल्ली, ये खुद ही शहादत देने जा रहे थे। तो यहाँ इस गुरुद्वारे में 13 दिन के लिए रुके थे। कई बार जैसी दिन भी पूछ लेती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। गुरुद्वारा लाखन माजरा पूछ लिया जाए तो रोहतक, बांग्ला साहिब गुरुद्वारा पूछ लिया जाए तो रोहतक। बांग्ला साहिब कोई बंगला होगा तो वहां पे गुरुद्वारा बना दिया तो बांग्ला साहिब बन गया। मस्जिद की बात करें, यहाँ पे लाल मस्जिद काफी फेमस है, भिवानी स्टैंड रोहतक के पास है, रोहतक में। और 1939 में हाजी आशिक अली ने इसका निर्माण करवाया था। और ये हाजी आशिक अली, ये ऐसे ही ध्यान रखेंगे आप, नेम आपको भूलने नहीं है। दीनी मस्जिद, पुराने समय में यहाँ पे क्या था, जैन मंदिर था। तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब का तो काम ही यही था, तो और उसने क्या किया, इसको तुड़वा दिया और मस्जिद का रूप दे दिया। लेकिन जब हरियाणा पूरी तरह डेवलप हो तो यहाँ पे क्या बन गया, फिर से मंदिर बन गया, और वर्तमान में यहाँ पे भगवान महावीर की मूर्ति है। अब हम बात करते हैं थर्ड पे, शीशों वाली मस्जिद, यानी कांच की मस्जिद। शीशे जो होते हैं या कांच, इसका प्रवेश द्वार जो है संगमरमर का है, इसलिए इसे शीशों वाली मस्जिद बोला जाता है। अगर काजी की मस्जिद काफी बार पूछ ली जाती है तो दुजाना झज्जर में है। उसके बाद हम बात करते हैं मेले कौन कौन से लगते हैं। देखो यहाँ पे शिवरात्रि का मेला, जो मैंने बताया था कि प्राचीन शिव मंदिर है तो यहाँ पे मेला भी लगता है, तो किलोई गांव रोहतक में लगता है। बाबा जमनादास मेला भालोट गांव रोहतक में लगता है। मस्तनाथ के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, बाबा मस्तनाथ मठ अस्थल भोर, तो अस्थल भोर में ही मेला लगता है। उसके बाद मेला होला महला महोत्सव लाखन माजरा गांव में लगता है, जो कि ये सिखों के लिए 9वें गुरु तेग बहादुर जी की याद में ये मेला लगता है। अगर आपसे पूछा जाए महम की बावड़ी, ये बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है। शुद्धो कलोल द्वारा निर्माण किया गया था, जिसे स्वर्ग का झरना भी बोला जाता है। आपसे पूछा जाए स्वर्ग का झरना किसे बोला जाता है, तो महम की बावड़ी को स्वर्ग का झरना बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल तो यहाँ पे काफी सारे हैं। देखो तिलियार झील रोहतक, ये तो काफी पुराना क्वेश्चन होगा। कई बार वैसे अगर पेपर आसान होना तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तिलियार झील कहाँ पर है, और क्योंकि ये ना हरियाणा की सबसे छोटी झील है इसलिए इसको पूछा जाता है, हरियाणा की सबसे छोटी झील। और 1976 में इसको पर्यटक स्थल घोषित किया गया था। अगर तो आपका पेपर आसान होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। रोहतक चिड़ियाघर हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, और मतलब हरियाणा का अगर सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा जाए तो रोहतक में है। आपको और भी चिड़ियाघर जैसे पेहवा में है, ठीक है, और भी देखने को काफी मिल जाएंगे। मैना पर्यटक परिसर कहाँ पर है, रोहतक में है। नौरंग पर्यटक स्थल कहाँ पर है, महम में। राजा गौकर्ण तालाब कहाँ पर है, रोहतक में। ये तो आप एज इट इज याद कर लो। जियानी चोर की गुफा महम में है। और हाँ, एक शाह मोहम्मद रमजान का गुंबद कहाँ पर है, महम में, जिसे इनको क्या है, हादी ए हरियाणा बोला जाता था। क्या, हादी ए हरियाणा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 स्टेडियम भी कवर करवाए हैं। कौन कौन से, राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक में, और ये काफी बड़ा स्टेडियम है, मतलब सबसे बड़ा राजीव गांधी का जो स्टेडियम, मतलब नाम से स्टेडियम है ना जितने भी, उनमें सबसे बड़ा स्टेडियम है बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, जो लाली गांव रोहतक में है। उसके बाद शिक्षा और संस्थान की बात करते हैं। एमडीयू रोहतक, ये तो सभी जानते हैं, 1976 में स्थापना हुई थी। रोहतक विश्वविद्यालय नाम था शुरुआत में। हम जो ज्यादातर हम ना हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी,
चौधरी रणधीर सिंह, रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, ऐसे ही पढ़ते हैं हम। एमडीयू भी उनमें से एक हम अच्छे से जानते हैं। तो 1977 में जो है इसका निर्माण किया गया था, मतलब वहाँ शिफ्ट करा लिया था, सॉरी, स्थापना हुई थी 1976 में। और इसका नाम जो है एमडीयू कपड़ा 1977 में, 1977 में। सबसे स्वच्छ राज्य में सरकारी यूनिवर्सिटी पूछा जाए तो आपको कौन सी बतानी है? एमडीयू रोहतक बतानी है, क्योंकि यहाँ पे दाखिले के साथ और बीमा भी फ्री मिलता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इनका खुद का अपना जो है उसी में है, कॉलेज में ही, कॉलेज कैंपस में इनका खुद का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। और पंडित भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज एक यहाँ पर है, स्थापना जिसकी 1960 में मेडिकल कॉलेज के रूप में हुई थी, लेकिन तब इनके पास ना क्लासें लगाने के लिए कमरे नहीं थे, जगह नहीं थी। तो ये क्या करते थे, अपने बच्चों को पंजाब भेजते थे। लेकिन फिर उसके बाद ना इन्होंने रोहतक में ये यूनिवर्सिटी को लाया गया, मतलब इसको, और फिर यहाँ पे 2008 में इसको यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया। और हरियाणा के उस समय पे जो है हरियाणा के ये जो है भगवत दयाल हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद मैं बात करती हूँ हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन भी रोहतक में, जिसकी स्थापना 8 मई 1976 को की गई थी। हरियाणा का एकमात्र जिला जहाँ सबसे कम गांव देखने को मिलते हैं वो भी रोहतक को माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए मैंने ना इसमें रोहतक में काफ़ी डिटेल से कवर किया है, तो अगर कुछ भी रह गया ना वो भी आप मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखना। और बच्चों कमेंट जरूर किया करो, इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं ना लाइक करते हैं, तो उससे थोड़ा सा मनोबल मतलब डाउन होता है कि हम क्या ही मतलब क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत। तो उसके बाद आईआईएम की बात करूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, हरियाणा का एकमात्र आईआईएम कहाँ पर है? रोहतक में है। उत्तर भारत का पहला बात करें या फिर हरियाणा का एकमात्र, दोनों ये माने जाएंगे। वकालत की शिक्षा यहाँ पे शुरू की जा चुकी है, कैंपस गुरुग्राम रहता है इसका। और 2009 में इसकी स्थापना की गई थी और 10 में इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व की। सर छोटू राम का नाम सबसे पहले आता है जब भी हम बात करते हैं व्यक्तित्व की। तो सर छोटू राम को देखिए बच्चों, जो हमारे सर छोटू राम हुए ना, इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ? गढ़ी सांपला रोहतक में। मैंने अभी आपको गढ़ी सांपला में ये भी पढ़ाया था कि जो गढ़ी सांपला है ना हमारी, ये कौन क्या मानी जाती है? हमारी विधानसभा क्षेत्र भी है यहाँ से। ठीक है, अभी मैंने बताया था, तो उसी में हम पढ़ रहे हैं कि गढ़ी सांपला का क्या है? विधानसभा क्षेत्र। तो ऐसे आप चीजों को जोड़ो कि मैम ने अभी बताया था सर छोटू राम कहाँ से बिलोंग करते हैं? गढ़ी सांपला से। अच्छा, गढ़ी सांपला तो विधानसभा क्षेत्र भी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो मेरा पक्का हो गया। उसके बाद अगर मैं छोटू राम का जन्म पढ़ूं तो 24 नवंबर 1881 में। अब इनकी पिताजी का नाम पूछ लिया जाता है तो श्री सुखीराम, माता जी का पूछ लिया जाए तो श्रीमती ज्ञानो देवी। अगर इनका बचपन का रिचपाल और इनका जो ना पढ़ाई का खर्चा इनके पेरेंट्स ने, मतलब इनके माता पिता ने नहीं, इनका सेठ छज्जू राम ने उठाया था, जो कि काफी दानवीर सेठ माने गए हैं। ठीक है, और इनकी शादी 11 वर्ष की उम्र में सीरिया मतलब नाम की लेडी से कर दी गई थी। सीरिया देवी नाम की इनकी धर्मपत्नी का नाम सीरिया देवी, श्रीमती सीरिया देवी इनकी पत्नी का नाम। इन्होंने वकालत जो है आगरा से की। देखिए अब ना इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। 1913 में ना इन्होंने रोहतक में एक एंग्लो संस्कृत की भी स्थापना की, स्कूल की। और 1916 में इन्होंने जाट गजट समाचार पत्र आया इनका। फिर 1920 में ना इन्होंने असहयोग आंदोलन के, जो गांधी जी का आंदोलन को मतलब वो कर रहे थे, जिसका मोर्चा संभाल रहे थे, तो उसके खिलाफ हो गए थे ये। तो इस करके ना इन्होंने क्या किया, 1920 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो इन्होंने सोचा कि अब मैं 23 में ना 19 यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कर लेता हूँ। तो इन्होंने उसकी स्थापना की। फिर भी ये रुके नहीं, इनको 1927 में राय बहादुर की उपाधि दी गई। फिर इनको सर की उपाधि मिली 1937 में। 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। फिर इन्होंने भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता भी इनको बोला जाता है। बिलासपुर मतलब का कुछ वो छोड़ो, भारत में मोर के शिकार पर भी प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया था। तो ये आपने इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर बात आए 9 जनवरी 1945 को इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुई? लाहौर में। और ये गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ था, इसलिए 64 फीट ऊंची मूर्ति, सबसे बड़ी किसी व्यक्ति की मूर्ति जो है गढ़ी सांपला में बनाई गई है, जिसका निर्माण राम सुथार जी ने किया था। और 2018 में देश के प्रधानमंत्री जो अपना मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अगर वार्डन के खिलाफ इन्होंने पहला आंदोलन, इन्होंने ये देखिए जब ये स्कूली शिक्षा ले रहे थे ना, तो सेंट क्रिश्चियन स्कूल में दिल्ली में इन्होंने वार्डन के खिलाफ पहला आंदोलन, जब इन्होंने वार्डन के खिलाफ पहला आंदोलन किया ना, तो ये बच्चों में काफी फेमस पर्सनैलिटी बन गए। तो जब ये फेमस बन
बन गए तो इनको बच्चे जो है जनरल रॉबर्ट के नाम से जाना जाता था उस समय पे, मतलब इसको जनरल रॉबर्ट ही बुलाने लगे। और इनको किसानों का मसीहा भी बोला जाता है। इन्होंने काफी अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, तो काफी अच्छे अच्छे इन्होंने काम किए। रहबरे आजम, भगवान के बराबर की उपाधि को रहबरे आजम बोलते हैं, जो कि मुसलमानों द्वारा दी गई एक उपाधि है। ठीक है, मुसलमानों ने इनको, हिंदू ही नहीं, इनकी मुसलमान भी काफी अच्छी वो करते थे, मतलब कि इनको मानते थे, इसलिए उनको रहबरे आजम की उपाधि इन्होंने दी। और एक सर छोटू राम संग्रहालय 2005 में सांपला में इनका बनाया गया, वहां पे जो है वहीं पे ये मूर्ति लगाई गई है गढ़ी सांपला में। उद्घाटन इसका ओम प्रकाश चौटाला द्वारा किया गया था। तो ये मैंने सारा डिटेल से सर छोटू राम के बारे में बताया। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, कुछ नहीं है। ये मैं यहाँ बताना भूल गई कि स्नातक की पढ़ाई इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से की थी। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों पंडित नेकी राम शर्मा की। देखिए हमने एक पर्सनालिटी पढ़ दी छोटू राम, इसके बारे में मैंने क्या क्या बताया, आप देखो टिप्स पे कैसे लर्न करेंगे। सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881। फिर हम मैंने बात करी कि कहाँ से है, गढ़ी सांपला रोहतक से। गढ़ी सांपला क्या है, विधानसभा क्षेत्र है। पिताजी का नाम सुखीराम, माता जी का नाम ज्ञानो देवी, बचपन का नाम रिचपाल। पढ़ाई का खर्चा किसने उठाया, सेठ छज्जू राम ने, जो कि काफी दानवीर सेठ थे। 11 वर्ष की आयु में शादी हो गई। श्रीमती सिरिया देवी जो उनकी माता का नाम। और 1916 देखो 1913 से उनकी कहानी हमने स्टार्ट कर रखी कि एंग्लो संस्कृत स्कूल की स्थापना की। 16 में उन्होंने जाट गजट समाचार पत्र आया। 20 में असहयोग आंदोलन के खिलाफ हो गए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 23 में यूनिस्ट पार्टी। उपाधियां काफी बार पूछी जाती है, 10 साल का गैप है, याद रखना। 27 में राय बहादुर और 37 में सर की उपाधि। 38 में उन्होंने क्या किया, मार्केट बोर्ड का गठन कर दिया। 45 में उनकी मृत्यु होगी। अगर अभी के लिए उनके बारे में कुछ पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है कि 64 फीट की लंबी सबसे बड़ी किसी व्यक्ति की अगर बात करूं तो वो जो है मूर्ति कहाँ पर है, गढ़ी सांपला में। उनके एक संग्रहालय है सर छोटू राम संग्रहालय, जहाँ पे इनका हुक्का भी है, हुक्का भी रखा हुआ है इनका, लाहौर से लाके जिस हुक्के को ये पीते थे वो भी हुक्का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पंडित नेकीराम शर्मा की, जिनका जन्म 4 सितंबर 1887 में हुआ था। केलगांव गांव जो कि अब भिवानी में है, पहले रोहतक में था। 1930 में इन्होंने संदेश रचना की थी। होम रूल लीग आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाया। इनके कहने पे ना इवन बाल गंगाधर तिलक जी भी भिवानी आ गए थे। और इनकी इतना याद रखना बस इनके बारे में कि 8 जून 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और हाँ, जो 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका इन्होंने विरोध किया था, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं मातूराम हुड्डा की। सादी गांव स्वतंत्रता सेनानी से, ये सादी गांव से, सांगी गांव से बिलोंग करते हैं और एक स्वतंत्रता सेनानी ये थे, काफी अच्छे, इसलिए इनका ये काफी फेमस थे। पिता का नाम इनके रणबीर सिंह हुड्डा, उन जो रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी भी है CSRU। 1951 से 52 में रोहतक से लोकसभा सांसद भी रहे हैं, इसलिए इनको जाना जाता है। नसीब सिंह कुंडू टिटोली गांव में फिल्म चंद्रावल में रुंडा की भूमिका इन्होंने निभाई थी। फिल्म चंद्रावल हरियाणा की काफी अच्छी कमाई करने वाली फिल्म, जो कि अभी तक भी लोग देखते हैं। दयाचंद मायना मायना गांव से बिलोंग करते थे। हरियाणा का जॉन मिल्टन जिसे बोला जाता है, राष्ट्रीय कवि हरियाणा का दर्जा प्राप्त है उसको। और प्रसिद्ध किस्सा इनका नेताजी सुभाष चंद्र के बोस जी के जीवन पर आधारित इन्होंने किस्सा लिखा था। ये किस्से लिखते थे तो इसलिए इनको हरियाणा का जॉन मिल्टन बोला जाता था। KP कौशिक संगीत निर्देशक यहाँ से हुए हैं। JP अहलावत खरकड़ा गांव से। रणदीप हुड्डा काफी अच्छे मतलब जो फिल्में बनाते हैं, जसिया गांव से बिलोंग करते हैं। मनोहर लाल खट्टर जिनके कारण ही शिक्षा आई, का हेडमास्टर से के नाम से इनको बुलाया जाता था। नेदाना गांव महन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम अनुराधा बेनीवाल। अनुराधा बेनीवाल खेड़ी गांव जो कि महम में पड़ता है। तो और ये कौन है, शतरंज खिलाड़ी। सपना चौधरी को आप सब जानते हैं, रोहतक से बिलोंग करते हैं। अमित पंघाल बॉक्सर मायना गांव से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी आपने फेमस पर्सनैलिटीज, व्यक्तित्व, ये आपने ध्यान रखने हैं। काफी कुछ हमने रोहतक के बारे में पढ़ा और मैंने कम से कम 2 घंटे का मटेरियल सारा मैंने इस 20 से 25 मिनट की वीडियो में सारा कवर कर दिया। तो जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं तो वो प्लेलिस्ट जरूर देखें, आपको सारा कुछ डिटेल में मिलेगा। मैंने ये सीरीज जो चलाई हुई है इसीलिए चलाई है ताकि बच्चों को मतलब पेड बैच ना लेना पड़े और यहीं से आप लोगों का कवर हो जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कभी आपको ये नोट्स, जब ये पूरी जीके हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं देखो, तो ये थोड़ा सा इसमें मैं आपको सेंड कर सकती हूँ कि अपना फ़ोटो नहीं, आपको इसके और भी, इसके अलावा और भी जितना मटेरियल बन जाएगा अपना फोटो स्टेट वगैरह करा के प्रिंट आउट आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया तो वो चैनल को लाइक जरूर, मतलब वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करिए चैनल को।
ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिले। थैंक यू सो मच।